तो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने बोर की पोस्टुलेट पढ़ लिया था और अपन ने रेडियस निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया था और उसमें मैंने कहा था कि बड़ा वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना आना चाहिए या फिर आप सीधा याद रखो कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर हाइपोथेटिकली इलेक्ट्रॉन का मास दुगना किया गया तो रेडियस आधी हो जाएगी। क्लियर है। और चार्ज के स्क्वायर के भी क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साथ में जो रेडियस का फॉर्मूला है वो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन है, नैनोमीटर नहीं है। क्या है बेटा, एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे ऐसे 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। लेकिन कहीं को याद करना एक ही बहुत है, बाद में कन्वर्ट कर लो। अब जैसे वो कह दे कि मास को दुगना कर दिया और फिर रेडियस की वैल्यू पूछे तो क्या करना चाहिए कि सर कुछ नहीं करना चाहिए, हमें इस फॉर्मूले से रेडियस निकाल लेनी चाहिए। फिर वो कहे मास को दुगना कर दिया तो हमें पता जितनी रेडियस आनी चाहिए उसकी आधी कर दो, तो इससे निकाल के उसकी आधी कर दो। नया फॉर्मूला रेडियस में रख के नया कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। वो कहे चार्ज को दुगना कर दिया, आपको पता चार्ज को दुगना करने पे जितनी आनी चाहिए उसका 1/4, तो इससे निकाल के 1/4 कर दो। और इस फॉर्मूले में एन क्या है, ऑर्बिट का नंबर, और जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। अब देखो बड़ा ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन बड़े आसान आसान से आते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइंड आउट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट। तो आपको पता हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है तो रेडियस r इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के लिए जेड कितना है बेटा, 1, तो जेड तो हमेशा ही बदल रहना है। अब पहली ऑर्बिट के लिए निकालना है तो एन की वैल्यू 1, दूसरी ऑर्बिट के लिए निकालना है तो एन की वैल्यू 2, और तीसरी के लिए एन की वैल्यू 3 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लो। नेक्स्ट कहता है कि कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट of lithium 2 plus and fourth और बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। कह रहा इनके लिए रेडियस का क्या निकालो बेटा, रेशियो। जब भी बेटा रेडियस रेशियो की बात है ना तो कभी पूरा सोल्व नहीं करना चाहिए। कि कैसे, कि आपको रेडियस का फॉर्मूला ये पता ही है। पहले वो हमसे किसके लिए निकलवा रहा है बेटा, लिथियम 2 प्लस के लिए। तो अगर मैं लिथियम 2 प्लस के लिए थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, R3 का मतलब क्या, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर। तो लिथियम का जेड थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछे 3 स्क्वायर और जेड कितना होता है 3, तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा बेटा 0.529 इंटू 3। इसी तरह से हमसे क्या कहा गया, हीलियम प्लस के लिए कौन सी ऑर्बिट के लिए निकालना है, फोर्थ ऑर्बिट के लिए। फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है हीलियम प्लस के लिए, तो हीलियम प्लस के लिए मतलब R 4 है तो 0.529 एन स्क्वायर, एन कितना है बेटा 4 और जेड कितना है 2। इसको 16 आउट कर लेंगे बेटा, 4 स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, 16 2 मतलब 8, तो कितना आ जाएगा 0.529 इंटू। इसको पूरा सोल्व नहीं करना, रेशियो पूछा है ना, सीधा दोनों को डिवाइड कर दो, 3:8। बोलो कोई दिक्कत है, इसमें पूरा सोल्व नहीं कर, तो क्या आंसर हो जाएगा 3:8। बस दोनों को डिवाइड तो कर दो सीधा का सीधा। रेशियो का मतलब क्या, दोनों को डिवाइड कर दो, कॉमन टर्म कट जाएंगे, पूरा सोल्व नहीं करना होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, if the radius of third Bohr orbit of beryllium 3 plus is x angstrom, x angstrom, find out radius of second Bohr orbit of lithium 2 plus in a term of x। तो बेटा एक की देके दूसरे की पूछे, पक्का रेशियो निकालना है। पक्का क्या निकालना है, रेशियो। देखो कैसे, बेरिलियम 3 प्लस के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो R3 इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, बेरिलियम का कितना होता है जेड। फिर किसके लिए कह रहा है बेटा, लिथियम 2 प्लस के लिए, और कौन सी ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, मतलब R2 इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और लिथियम के लिए कितना होता है 3, जेड की एन स्क्वायर अपॉन जेड है, जेड स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा R3 अपॉन R2, कॉमन टर्म कट जाएंगी, 3 ऊपर जाएगा, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 और ये 16। ये रेशियो निकाल लिया सर। अब उसने खुद ने कहा है कि रोया है वो खुद की, R3 कितना है x एंगस्ट्रॉन, इसका मतलब इस R3 की वैल्यू पता है, इसकी जगह x लिख दो। क्या लिख दो बेटा,
इक्वल टू 27/16। तो बताओ R2 कितना आ जाएगा? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही। आगे बात सुन में। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से। कैलकुलेट डायमीटर, सरकमफ्रेंस, रेडियस, और क्या निकालना है? तो बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कि सर कोई दिक्कत नहीं, रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर। कौन सी ऑर्बिट के लिए पूछा है? सेकंड मतलब है 4, और लिथियम हीलियम का मतलब है 2। तो क्या आ जाएगा? 0.529 इंटू 2, रेडियस आ जाएगा। रेडियस आ गया तो बताओ डायमीटर क्या होगा? 2r। सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। और एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू रखते जाओ, थोड़ा कैलकुलेटिव है कर सकते हो। अब जो बड़ा एक चीज पढ़ते हैं अपन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियस। मुझे पता है तुझे ग्राफ आते हैं तुम लोगों को, लेकिन थोड़ा सा अपन एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है? ग्राफ होते कैसे? देखो, मैथमेटिकल और केमिस्ट्री के ग्राफ में थोड़े से डिफरेंस होता है। मैथ हमेशा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में ग्राफ बनते हैं। अपने यहाँ वाई और एक्स तो होता ही नहीं कुछ भी। क्लियर है? उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो, कोई भी ग्राफ होता है, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है इस तरह से, y का मतलब है वाई एक्सिस। y का मतलब क्या है? वाई एक्सिस। x का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस। बोलो, कोई दिक्कत है? y का मतलब है वाई एक्सिस, x का मतलब है एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आई? अब इस जो एक्स एक्सिस के साथ में मल्टीप्लाई होता है कोई भी चीज, वो कांस्टेंट होता है। वो कैसा होता है? और उस कांस्टेंट को स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। इसके अलावा जो अकेला कांस्टेंट पड़ा है जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, उसको अपन इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है बेटा, पॉइंट एट वाई एक्सिस फ्रॉम ग्राफ स्टार्ट। कि वो पॉइंट वाई एक्सिस पे जहां से ग्राफ क्या होता है बेटा? स्टार्ट। बोलो, कोई दिक्कत है? वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है जहां से ग्राफ क्या होता है बेटा? स्टार्ट होता है। उसको मतलब इस पॉइंट से, मतलब वाई एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। आ रही बात में? एम क्या है बेटा? स्लोप। स्लोप हमें क्या बताता है? अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर स्लोप नेगेटिव तो ग्राफ है चलेगा स्ट्रेट लाइन में। चलेगा स्ट्रेट लाइन में। जैसे हमसे कहा y इक्वल टू 5x+3, तो इसका मतलब +3, मतलब ग्राफ y एक्सिस पे कोई पॉइंट 3 होगा, वहां से स्टार्ट होगा। और बेटा +5x, x एक्सिस से मल्टीप्लाई कौन है? कोई कांस्टेंट, और वो भी पॉजिटिव है। तो चलना इसे स्ट्रेट है, लेकिन पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा। y इक्वल टू 5x-3, तो इंटरसेप्ट -3 है, मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा? -3 से, और जाएगा कहां? ऊपर की तरफ। क्यों? स्लोप पॉजिटिव है। y इक्वल टू -5x-3, तो इसका मतलब शुरुआत ग्राफ नीचे से शुरू होगा। ग्राफ बना गलत बना रखा है इसको, चल इसको बना नहीं रखा, ये इसको फिर से बना देता हूं मैं। ग्राफ किसी -0.3 से शुरू होगा और जाएगा भी किधर? नीचे की तरफ। -3 मतलब ग्राफ नेगेटिव इंटरसेप्ट शुरू होगा वाई एक्सिस में, और स्लोप नेगेटिव मतलब नीचे जाएगा। इसी तरह अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0 आ जाए, मतलब इंटरसेप्ट कितना हो जाए? 0, तो ग्राफ कहां से चलेगा बेटा? ओरिजिन से, और किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। और अगर -x होता तो कहां जाता? नीचे की तरफ। जैसे y इक्वल टू 5x कैसा जाएगा? ऊपर। बोलो, कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो गया बेटा? ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल रेखा। क्या बोलते हैं? सरल रेखा। और ओरिजिन से जा रही है इसलिए अपन क्या बोलते हैं? ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। हिंदी सीखो। मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। कौन सी रेखा? हाँ जी। देखो बेटा, अब अगर y इक्वल टू के अपॉन एक्स आ जाए, के वही कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ होता हाइपरबोला। कौन सा बोला? हाइपरबोला। हमारी बात में इस तरह का बनाना है। और कभी ग्राफ बेटा आपका y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर में बनाना पड़े, तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। ये 4 ग्राफ ध्यान होने चाहिए। अब देखो, हमें तो रेडियस के बनाने, तो अपने को r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड लिख रखा है अगले ने। अब देखो ध्यान से, एट कांस्टेंट n, अपने को उसने शुरुआत में कह दिया कि n कांस्टेंट है आपका। क्या कांस्टेंट है? n कांस्टेंट को दोनों में से एक कांस्टेंट दे देगा। इसे मैं एक बार मिटा लेता हूं, फिर अपन वापस बनाते हैं।
देखो ये हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या है बेटा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन ए जेड। उसने कहा एन कांस्टेंट है, एन क्या है बेटा, तो अपन क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/z। ये सारा तो कांस्टेंट है, ये सारा तो क्या है, एन को उसने कांस्टेंट कर दिया। अब हमसे ग्राफ पूछा है आर वर्सेज 1/z में। देखो आर वर्सेज 1/z में ग्राफ पूछा है, तो हमने कहा कि आर कहां पर है, वाई एक्सिस पे, तो इस आर की जगह क्या लिखेंगे बेटा, वाई। क्या लिखेंगे बेटा, वाई। ये तो सारा कांस्टेंट है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, के लिख दो चाहे एम लिख दो, कांस्टेंट है। अब एक्स एक्सिस पे जेड है कि 1/z है, तो इस पूरे 1/z की जगह क्या लिखेंगे बेटा, एक्स। तो ये ग्राफ कैसा हुआ बेटा, y इक्वल टू के एक्स, मतलब कैसा ग्राफ हुआ, मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। कौन सी रेखा, ये। लेकिन वो कहे ग्राफ ये नहीं, ग्राफ इसके बीच में बनाओ, आर वर्सेस जेड में बनाओ। तो जैसे उसने आर वर्सेस जेड कहा, तो बेटा आर का मतलब वाई एक्सिस पे कौन है बेटा, आर, तो आर की जगह क्या लिख दू, वाई। अब ये तो सारा कांस्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि एक्स एक्सिस पे 1/z है कि सिर्फ जेड है, तो सिर्फ जेड की जगह क्या लिखो, एक्स। भाई जेड की एक्स एक्सिस पे तो जेड ही है। अब ग्राफ कैसा बन गया, y इक्वल टू के अपॉन एक्स। कौन सा बोला, हाइपरबोला। हाइपरबोला ऐसा बनता है, ये लो, इसका मतलब आर और जेड के बीच का ग्राफ ऐसा है, आर और 1/z के बीच का ग्राफ है ऐसा है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर वो हमें कहे नेक्स्ट पॉइंट में, एक सेकेंड, अब की बार बेटा एन कांस्टेंट नहीं, आपका जेड कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है, अगर बेटा जेड कांस्टेंट है तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लूं, आर इक्वल टू 0.529 अपॉन जेड इंटू, ये सारा क्या हो गया बेटा अब की बार, ये सारा का सारा क्या हो गया, कांस्टेंट। और वो हमें ग्राफ बनाने को कहे कि आप ग्राफ बनाओ आर वर्सेज एन में, आर वर्सेज एन में। तो बताओ आर कहां पर है, वाई एक्सिस पर। ये सारा का सारा डब्बे वाला क्या है, कांस्टेंट। अब एक्स एक्सिस पे एन स्क्वायर है कि एन है, तो सिर्फ एन की जगह क्या लिखेंगे बेटा, एक्स। एन की जगह, क्योंकि एक्स एक्सिस को एन तो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टू तो ऊपर है। और ये ग्राफ कैसा बन गया, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। कौन सा बोला, पैराबोला। ये लो, अगर वो हमसे कहे कि बेटा ग्राफ बनाओ आर वर्सेज एन स्क्वायर में, आर वर्सेज एन स्क्वायर में, तो बेटा आर, आर कहां पर है, वाई एक्सिस पर। क्लियर है, डब्बे वाला क्या है बेटा, कांस्टेंट। और एक्स एक्सिस पे कौन है, एन स्क्वायर, तो पूरे एन स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, एक्स। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, y इक्वल टू के एक्स, मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। तो ये ग्राफ याद नहीं करने बेटा, खुद से बनाने, है ना। घर पे भी लिखो तो इसे खुद से बनाना, लिखो और इसी तरह से सोच सोच के बोलना है पूरा, ऐसे नहीं याद है मेरे को तो फटाफट बनाऊंगा, नहीं। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि मैंने वाई एक्सिस, जैसे मैंने बोला ना हर चीज सोचनी है। इसको वाई एक्सिस पे लिया, इसको एक्स एक्सिस पे लिया, इसलिए मूल बिंदु से जाने वाला सरल रेखा की पैराबोला, हाइपरबोला, फिर वो हमेशा याद हो जाता है। ठीक है, अब अपन करते हैं बेटा, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गिवन ऑर्बिट। किसी भी गिवन ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूमता है। तो हमें पता है बेटा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन ए 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट। तो क्या इससे मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, एन एच अपॉन ए 2 पाई एम आर। और हमें पता है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर की फॉर्मूला तो भी निकाला था, बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर अपॉन ए एच स्क्वायर 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर, ये आया था। अब बेटा इसमें जो कॉमन टर्म है उसे काट देंगे, जैसे एनएच से एनएच की पावर कट जाएंगी, एम से एम कट जाएगा, 2 पाई से 4 पाई स्क्वायर कितनी बार कट जाएगा, 2 पाई बार। और फिर जो नीचे उन्हें ऊपर भेजेंगे, और ऊपर भेज के सोल्व करने पे वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एनएच। देखो ये ऊपर जाएंगे सारे के सारे, ये पूरा ऊपर जाएगा, एनएच नीचे रह जाएगा, पावर तो कटी है।
अब मुझे पता है बेटा, इसमें से मैंने इस तरह से लिख लिया कि इसका 2π/k² को तो इधर बाहर ले लिया और मल्टीप्लाई मैंने दिया Z/n। फायदा क्या हुआ कि सर इसमें एक चीज फायदा हुआ कि सारा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को रख के सोल्व करने पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n। अब कहीं कहीं शाणे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर वेलोसिटी का हम एक फॉर्मूला ये भी पढ़ के आए हैं, 1.28 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सही पढ़ के हैं, लेकिन वो रोते रोते ये फॉर्मूला है कि वो, अरे दोनों फॉर्मूला ही सही है रे बावले, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में कोई फर्क है नहीं है, यूनिट तो कन्वर्ट किए। जो गलती नहीं होनी चाहिए, रेडियस क्या होता है बेटा, n² / और ये उल्टा है Z/n, पर n² नहीं, Z/n। यही कंफ्यूजन होगा बेटा, आगे का डाटा तो याद रहता है कि n² तो है रेडियस और Z/n क्या है बेटा, वेलोसिटी। अब देखो वैसे ही क्वेश्चन है तुमसे कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट। तो वेलोसिटी निकालनी है तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी निकाल लोगे, सेकंड की निकाल लोगे और थर्ड की। करना क्या है कि सर कुछ नहीं, जो आपका ये फॉर्मूला है इसमें हमें डाटा ही तो रखना है। जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, और एन क्या है, ऑर्बिट नंबर। और मैं लिथियम 2+ के लिए पूछ रहा हूं तो जेड हमेशा कितना होना है, 3। बोलो कोई दिक्कत है? फिर वैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम 3+ एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस। तो कि सर कुछ नहीं करना, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, किस किस के लिए निकालनी है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+। तो बेरिलियम 3+ की कौन सी ऑर्बिट है बेटा, थर्ड ऑर्बिट। तो 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, जेड कितना है 4, n कितना है 3। फिर क्या कहा है बेटा, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, सेकंड ऑर्बिट वो भी किसकी, हीलियम प्लस की। तो 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। बोलो कोई दिक्कत है? दोनों को बेटा क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आपस में। जैसे डिवाइड करोगे आंसर आएगा 4:3। कुछ करना ही नहीं, दोनों को डिवाइड तो करना है। आगे बात में, चलो जी। नेक्स्ट बेटा दो टर्म आती है यहाँ पे, एक आता है ग्राउंड स्टेट और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होता है जो ऑर्बिट जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट भरा गया था। तो देखो ये पूरा का पूरा मॉडल ही किस पे बेस है कि सर ये पूरा का पूरा मॉडल हाइड्रोजन लाइक एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में और एक इलेक्ट्रॉन है, और हमें अगर इलेक्ट्रॉन को भरने को कहे तो पहला इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में भरते हैं बेटा अपन, पहली ऑर्बिट में। तो इसकी ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होनी है, n=1। ये सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। आज जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले में 2 बढ़ते, फिर इसमें बढ़ते, अब ग्राउंड स्टेट क्या हो जाती, सेकंड हो जाती, बदल जाती ना। लेकिन हम तो पढ़ी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहे, अपने पास इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, तो इसलिए पूरे बोहर मॉडल में ग्राउंड स्टेट कौन होगी, n=1। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑफकोर्स अगर मान लो यहां तक इलेक्ट्रॉन भरे होते तो ये ग्राउंड स्टेट होती। लेकिन अभी हमारे लिए ग्राउंड स्टेट हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बोहर एटॉमिक थ्योरी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक से ज्यादा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ग्राउंड स्टेट बदलती है। लेकिन बोहर वाले में आप ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या लोगे, n=1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, तभी बोहर एप्लीकेबल है। तो इसलिए अपना हमेशा n=1 क्या होगा बेटा, ग्राउंड स्टेट। फिर आता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट ऑल ऑर्बिट नॉन एज ए एक्साइटेड, ग्राउंड को छोड़ के। तो ग्राउंड को छोड़ के अपने पास 2 3 4 5 6 सारी की सारी क्या कहलाएंगी बेटा, तो बेटा सेकंड वाली और जो ऑर्बिट है वो क्या कहलाएगी, इस पहली एक्साइटेड तो यही है भाई, इससे पहले तो ग्राउंड थी। तो सबसे पहले एक्साइटेड कौन है, सेकंड। ये कौन सी एक्साइटेड है, ये सेकंड एक्साइटेड, ये ये तो अपन एक नया चीज निकालनी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट प्लस 1, एक्साइटेड स्टेट प्लस है 1। जैसे मैंने कहा थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट कौन सी है, फोर्थ। 10th एक्साइटेड मतलब है 11, 20 एक्साइटेड मतलब है 15 एक्साइटेड मतलब है, और 17 ऑर्बिट मतलब है कौन सी एक्साइटेड, 16। एक कम हो जाएगी ना। 5 एक्साइटेड मतलब है 5 एक्साइटेड मतलब 6 है, और 8 एक्साइटेड मतलब है, और 10th ऑर्बिट मतलब है 9th एक्साइटेड। आगे बात समझ में। तो हमें एक्साइटेड गिवन आएगी, हमें तो ऑर्बिट निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, ऑर्बिट। आगे बात समझ में।
कोई दिक्कत है किसी को? तो फोर्थ ऑर्बिट मतलब है थर्ड एक्साइटेड, 13 ऑर्बिट मतलब कौन सी एक्साइटेड? 12वीं। और 11वीं एक्साइटेड मतलब है 12वीं ऑर्बिट। चलो, अब क्वेश्चन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आना, क्वेश्चन में कोई खास चेंज नहीं आना, किससे कोई खास चेंज नहीं आना मतलब देखो, फाइंड आउट रेशियो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस के लिए निकालना है, और हीलियम प्लस है, थर्ड एक्साइटेड मतलब कौन सी ऑर्बिट हुई रहे? फोर्थ। तो हम सॉरी वेलोसिटी निकालनी थी ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा? एक सेकंड, एक सेकंड, थर्ड एक्साइटेड बोला है अगले ने, तो मतलब फोर्थ ऑर्बिट, तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड, जेड कितना है मेरे लिए हीलियम का? 2, और ऑर्बिट कौन सी है? 4, जेड अपॉन एन होता है। फिर कौन सा पूछा है बेटा? लिथियम 2 प्लस की है, और कौन सी एक्साइटेड है? फिफ्थ एक्साइटेड मतलब है सिक्स्थ ऑर्बिट, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन, लिथियम का जेड कितना होता है? 3, एन कितना होता है? 6। दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है बेटा कि हमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी पूछे, तो अगर मैं तुम्हें वेलोसिटी और रेडियस दे दूं, क्लियर है, तो नहीं जेड और एन की वैल्यू गिवन हो, क्लियर है, तो क्या तुम लोग मोमेंटम निकाल दोगे बेटा? कैसे, किस तरह? अगर आप जेड और एन दे दोगे हमें किसी भी चीज का, तो हम क्या निकाल लेंगे बेटा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बेटा? मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, क्या करोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। और एंगुलर मोमेंटम मतलब वेलोसिटी और रेडियस दोनों निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो। कि सर जेड और एन पता है, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे मास से। अब देखो, तो ऊपर देखो एक बार, देखो बहुत ताऊ रो रहा है जोर जोर से, कह रहे गधों मैंने फॉर्मूला दिया था जिसपे लोगों ने मेरी योग्यता पे भी सवाल उठाए थे कि कैसे आया। क्यों वेलोसिटी रेडियस निकालनी है? जब आपको एन पता है, जब क्या पता है, तो सीधा एन रख दो। काहे को इतना रो रहे हो? वेलोसिटी एन की वैल्यू रखो, आंसर आ गया। कि लोगों ने मेरे पे सवाल उठाए, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूला बना के गया कि बच्चे आने वाले युग में रोए ना। लोगों ने मुझे झूठा झूठा तुक्केबाज कह के बदनाम भी किया, लेकिन मैं टस से नहीं हुआ और तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बना के गया। लेकिन तुम गधे के गधे रहोगे, वेलोसिटी और रेडियस से मल्टीप्लाई करे बिना रहोगे नहीं। आई बात में? तो एन की वैल्यू रखनी है, सीधा कहानी खत्म। एंगुलर मोमेंटम के लिए नहीं, और काइनेटिक एनर्जी भी इससे नहीं निकालेंगे, अभी दूसरा तरीका और बताएंगे, ठीक है? फिर मोमेंटम निकालेंगे इससे, ठीक है? क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला सिखा देंगे नया, ठीक है? अब आपने एक चीज देखी बेटा, अपन ने जल्दीबाजी में बात नहीं की कि वेलोसिटी है ना बेटा, वो मास पे इंडिपेंडेंट है। उसके बड़े वाले फॉर्मूले को देखा होगा अगर ध्यान से, तो उसमें मास है ही नहीं। तो रेडियस तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी बेटा, और वेलोसिटी, बोलो कोई दिक्कत है? सॉरी, इंडिपेंडेंट। वेलोसिटी क्या है बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वेलोसिटी। हमें किसके लिए ग्राफ बनाने हैं बेटा? वेलोसिटी के लिए ग्राफ बनाने हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, देखो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन, यही है बेटा। अपन ने सबसे पहले ग्राफ बनाना है एट कांस्टेंट जेड पे। जब आपका जेड कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये सारा का सारा फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 की पावर 8 6 इंटू जेड की सॉरी जेड, ये सारा का सारा क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर सारा कांस्टेंट है, तो अपने ग्राफ बनाना है वेलोसिटी वर्सेस एन में। तो बताओ वेलोसिटी कहां पर है? वाई एक्सिस पर, क्लियर है? ये सारा का सारा क्या है बेटा?
कांस्टेंट। एक्स एक्सिस पे 1/n है कि सिर्फ n है, तो सिर्फ n की जगह x लिख दो। ग्राफ कैसा आया? हाइपरबोला। कौन सा बोला? हाइपरबोला। लेकिन अगर अपने ग्राफ बनाने होते बेटा वेलोसिटी वर्सेस 1/n में, तो वेलोसिटी कहां पर है? y एक्सिस पे। डब्बे वाला सारा क्या है? कांस्टेंट। अरे x एक्सिस पे कौन है? 1/n। तो पूरे 1/n की जगह क्या लिखता? x। तो कौन सी रेखा आती? और वो भी कहां से जाती? मूल बिंदु से। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मैं कहता एट कांस्टेंट n पर, किस पे बेटा? कांस्टेंट n पे, तो वेलोसिटी क्या आती है बेटा? 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन n इंटू जेड। तो ये सारा का सारा क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। अब ग्राफ बनाना है बेटा वेलोसिटी वर्सेस जेड, एक ही ग्राफ बनता है यहाँ तो वेलोसिटी कहां पर है? वाई एक्सिस पर। डब्बे वाला सारा क्या है? कांस्टेंट। और जे एक्स एक्सिस पे कौन है? जेड। तो इस जेड की जगह क्या लिख दो? एक्स। तो कैसी रेखा? मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। बोलो कोई दिक्कत है? स्ट्रेट लाइन कहां से जाने वाली? ओरिजिन से। नेक्स्ट देखो बेटा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी कैसे निकालो? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट हैव टू टाइप ऑफ एनर्जी। कितने तरह की एनर्जी होती है बेटा? दो तरह की एनर्जी होती है। एक होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी और एक होती है उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे अगर मैं बात करूं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, क्योंकि बेटा ये हमारे पास क्या है बेटा? न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इस किसी भी न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है बेटा उसको मैंने Q1 से लिखा। न्यूक्लियस का चार्ज कैसे निकलता है कि सर न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटोनों के कारण होता है। एक प्रोटोन का चार्ज E, तो जेड प्रोटोन का चार्ज है Ze, और वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है बेटा? क्लियर है? और एक इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्योंकि बोर की थ्योरी में एक इलेक्ट्रॉन है और उसका चार्ज कितना है? -c। तो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल हो गए बेटा, और दो चार्ज पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको लिखवाया था k Q1 Q2 अपॉन r। तो k Q1 की वैल्यू कितनी है? Ze। Q2 की वैल्यू कितनी है? -c और अपॉन r। तो फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? -kZe² अपॉन r। ये अपना क्या आ गया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? अब हमें क्या करना है बेटा कि इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी को भी निकालना है। किसके टर्म में? kZe² की टर्म में। तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जनरेट ड्यू टू मोशन। और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला जग जाहिर है बेटा, हाफ mv²। अब हमें इसको kZd की फॉर्म में लाना है। तो आपको पता है बेटा ये वाला पोस्टुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मॉडुलस के, दोनों का मॉडुलस बराबर होता है। क्लियर है? तो दोनों के मॉडुलस बेटा आपको पता है कि जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो kZe² अपॉन r² ही तो होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर की तरफ जो अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसका चार्ज कितना है बेटा? +Zd, और इसका चार्ज कितना है? -c। और चार्ज पार्टिकल में फोर्स क्या होता है? k Q1 Q2 अपॉन r²। और किस तरह यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि मॉडुलस लिया गया है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का मॉडुलस क्या होता है? बराबर। इस एक r से ये r कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? kZe² अपॉन r इक्वल टू हाफ mv², सॉरी mv²। अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन गया बेटा? हाफ mv²। और हाफ mv² क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया बेटा? हाफ kZe² अपॉन r। बोलो कोई दिक्कत है? तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, हमारे पास क्या आ गई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। तो आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? पोटेंशियल प्लस है। तो ये रही पोटेंशियल एनर्जी, ये रही, और दोनों का सम करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस है। देखो माइनस और प्लस का सम करने पर आंसर छोटा भी आता है। सर कैसे? जैसे मैं कहूँ -5 और +2 का सम किया तो आंसर तो -3 ही आएगा ना। बच्चा कहता है जोड़ने पे तो 7 आना चाहिए, जोड़ रहे हो, अरे तो एक तो माइनस में एक प्लस में, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो बोलने को तो जोड़ रहा हूँ लेकिन लिटरली में तो सब्ट्रैक्ट हो रही है। और आंसर क्या आएगा बेटा? -हाफ kZe² अपॉन r, क्योंकि बड़ा है। अब देखा जाए, ध्यान से देखो बेटा, तो अगर आप सोचो आराम से, तो क्या टोटल का और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिट्टो सेम नहीं है? बस मॉडुलस का फर्क है। इसी तरह से टोटल को दुगना करते पोटेंशियल आ जाती है। तो आगे से अपना फिक्स हुआ मामला। टोटल अब मैं सब नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ टोटल पढ़ाऊंगा।
टोटल का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये रो, टोटल का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? काइनेटिक के बराबर। और टोटल का दुगना किसके बराबर? पोटेंशियल के बराबर। जैसे हमें कहे टोटल -5 है, तो काइनेटिक कितनी होगी? 5। पोटेंशियल टोटल का दुगना, मैग्नीट्यूड दोनों नेगेटिव है, टोटल और पोटेंशियल दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव। काइनेटिक है पॉजिटिव। तो टोटल का मैग्नीट्यूड है काइनेटिक, और टोटल का दुगना। अगर पोटेंशियल -20 है तो टोटल कितनी होगी? -10, और -10 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? काइनेटिक। अगर काइनेटिक 20 है तो टोटल कितनी होगी? -20, और पोटेंशियल कितनी होगी? -40, टोटल का दुगना। तो क्या हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत है कि नहीं सर? आप तो टोटल पढ़ा दो। टोटल का मैग्नीट्यूड लेंगे तो काइनेटिक आ जाएगी, और टोटल का दुगना कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगी। कहानी खत्म। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? -12 kZe²/r। और आर का भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कल की क्लास में, n²/h² डिवाइडेड बाई 4π²ma kZe²। बोलो कोई दिक्कत है? और आपको पता है बेटा, मैं इस टर्म को ऊपर ले जाऊं काटा पेटी कर करा के, करके दिखाने की जरूरत है? कर लोगे? कर लेंगे। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो kZe² से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई कर करा के ये आएगा। और इसमें से मैंने सारे कांस्टेंट को एक साइड लिख लिया, इन दो को छोड़ के सभी कांस्टेंट है, इन सबको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। Z² है बेटा, क्या आ गया? Z²/n²। और इस जो डब्बे में सब कांस्टेंट है M K E H, इन सबको रख के सोल्व किया तो टोटल एनर्जी आई -13.6 Z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्हें आगे बात समझ में? -13.6 Z²/n², और वो भी किसमें है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? पक्का? नेक्स्ट देखो, अब इस फॉर्मूले से हमें एक चीज पता लगी कि मास है वो, टोटल मास है वो, सॉरी टोटल एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है बेटा। देखो पहले वाले में क्या था बेटा? रेडियस में मास इनवर्सली था, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, और इसमें मास के प्रोपोर्शनल। आगे बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब देखो बड़ा ध्यान से, वैसे देखा जाए तो बेटा मास के अपन प्रोपोर्शनल बोलने, लिटरली में वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जैसे जैसे मैं मास की वैल्यू बढ़ाऊंगा एनर्जी किस में बढ़ेगी बेटा? माइनस में। जैसे मान लो मास की वैल्यू बढ़ाई, पहले -2 होगी, फिर -3, फिर -4, तो बताओ -4 छोटा हुआ कि बड़ा? छोटा। तो वैसे मास बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है, मैग्नीट्यूड में बढ़ रही है, क्योंकि मास बढ़ाने पे यहाँ नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। कौन सी वैल्यू बढ़ेगी? नेगेटिव। अब हमसे क्वेश्चन है, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। क्लियर है? तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N की वैल्यू 1, आंसर आएगा -13.6। सोल्व करना, याद भी करना है। सेकंड ऑर्बिट के लिए -13.6, Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, तो सोल्व करने पे कितना आएगा? -3.4। थर्ड ऑर्बिट के लिए बेटा N की वैल्यू क्या रखोगे? 3, 3 का स्क्वायर है 9, और सोल्व करने पे आएगा -1.5। फोर्थ ऑर्बिट के लिए -13.6 डिवाइड बाई 1/16, कितना आएगा? -0.5। क्लियर है? -0.85 है, 5 नहीं है, क्या है बेटा? 85। इसी तरह फिफ्थ ऑर्बिट के लिए 5 की, यहाँ n की स्क्वायर कितना होगा? 5, और कितना आएगा? -0.54। तो ये हाइड्रोजन के 5 ऑर्बिट की एनर्जी है बेटा, याद होनी चाहिए। हमारी बात में बोलो कोई दिक्कत है इसमें? चलो जी, नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, कहता फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+। एनर्जी रेशियो पूछा सीधा ही। तो आपको पता है एनर्जी रेशियो के लिए क्या करोगे बेटा? पहले फोर्थ एक्साइटेड का मतलब कौन सी ऑर्बिट हुई? फिफ्थ ऑर्बिट। और थर्ड एक्साइटेड के लिए मतलब कौन सी ऑर्बिट हुई? फोर्थ ऑर्बिट। तो आंसर क्या होगा? 13.6 Z²। हीलियम का Z कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, और ऑर्बिट कौन सी है बेटा? 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। इसी तरह से थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+। तो थर्ड एक्साइटेड मतलब कितना हो गया बेटा? थर्ड मतलब फोर्थ N² Z²। बेरिलियम का Z कितना है बेटा? 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ऑर्बिट भी 16, 16, 16 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा बेटा? 4/8।
कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन आयन, दोज एटॉमिक नंबर इज 10। तो फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ बेटा, सेकंड ऑर्बिट। तो आपको तो टोटल एनर्जी निकालनी है बेटा। टोटल एनर्जी क्या होती है, -13.6 जेड स्क्वायर। जेड कितना होता है बेटा, जेड अगले ने खुद ने लिखा, एटॉमिक नंबर 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कौन सी ऑर्बिट है, सेकंड, तो 2 के एन स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4। तो कितना आ जाएगा, -13.6 इंटू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गया बेटा, टोटल। अब हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक क्या होगा बेटा इसका, यही होगा बट मॉडुलस में। ये क्या होगी बेटा, काइनेटिक। पोटेंशियल पूछा है तो क्या करोगे, तो इसका ऊपर वाले का क्या कर दो, माइनस में रहेगा लेकिन क्या कर दो, डबल, क्या कर दो, डबल। आगे बात समझ में। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी निकालने की करने की कोई जरूरत है नहीं है, सीधा सीधा इस फॉर्मूले में टोटल निकालो। ये ज्यादा आसान है ना, वेलोसिटी निकालोगे फिर हाफ एम वी स्क्वायर करोगे, कितना टाइम लगेगा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। हाँ अगर उसने सिर्फ वेलोसिटी दी है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट वन, इफ एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ लिथियम 2 प्लस इज x, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ h प्लस इन टर्म ऑफ ए x। तो क्या करना है कि सर कुछ नहीं करना, हम इन दोनों की एनर्जी निकाल के रेशियो लेंगे और वो रेशियो में क्या करेंगे बेटा, एक की एनर्जी ला के रख देंगे। सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट हाइड्रोजन लाइक आयन दोज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अब देखो बेटा, हमसे क्या पूछा है, एटम का नाम पूछा है, हमसे क्या पूछा है, एटम का, एटम का नाम बताओ। तो हमें क्या कहा है कि एनर्जी कितनी दी है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड, हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होता है बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें टोटल एनर्जी कितनी दी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है अगले ने। अब कौन सा ऑर्बिट है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब कौन सा, सेकंड ऑर्बिट। तो जेड स्क्वायर सेकंड, यहाँ पे क्या रखेंगे, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो ये तो कट जाएगा बेटा, माइनस से माइनस कर दिया। तो जेड स्क्वायर कितना आया बेटा, 4। तो जेड कितना आया, तो जेड कितना आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब जेड 2 किसका होता है, हीलियम आइटम नहीं बोलना कभी भी, क्या बोलोगे बेटा, हीलियम प्लस का। क्योंकि हीलियम जेड 2 तो इसका भी है, जेड 2 इसका भी है, लेकिन हीलियम के लिए तो बोर मॉडल है ही नहीं। तो आंसर क्या लिखोगे, हीलियम प्लस। अगर मान लो जेड 3 आता तो क्या बोलते, लिथियम 2 प्लस। जेड 4 आता तो बेरिलियम 3 प्लस। बेरिलियम नहीं बोलते क्योंकि बेरिलियम के लिए तो मॉडल अप्लाइड नहीं है। अगर हीलियम लिखा है और ये नहीं लिखा हुआ तो नन ऑफ दिस लिख के आएंगे, क्योंकि हीलियम तो आंसर फिर भी नहीं है। अगर मान लो एक ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है, हीलियम दिया है, बाकी दो कुछ दिया है और एक नन ऑफ दिस दिया है, मान लो हीलियम दिया है, बेरिलियम दिया है, लिथियम प्लस दिया है, नन ऑफ दिस दिया और जेड 2 आया है, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस चूज करेंगे। इसके लिए तो अप्लीकेबल ही नहीं है, हीलियम प्लस के लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है बेटा, अपने को इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने। तो देखो बेटा, एक मिनट बस खत्म करवा ही देते हैं ना, पूरा हो जाता है, फिर तू कर लेना आराम से, आराम, कौन रोक रहा है। देखो बेटा, हमें पता है टोटल एनर्जी किसके बराबर है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन ए, पहले हमने कहा जेड कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है बेटा, तो ई टोटल का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए, ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट। अब देखो ये ग्राफ में जो बनवा रहा हूं ना, ये मैग्नीट्यूड में बना रहा हूं, पहले से बना रहा हूं कि सर मैग्नीट्यूड में बना रहे हो, मतलब देखो, क्योंकि बेटा माइनस है इसमें, ग्राफ उल्टे हो जाएंगे, यही तो कह रहा हूं, ग्राफ क्या हो जाएंगे, उल्टे पुल्टे। देखो अपना जो फॉर्मूला है वो टोटल का -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस मैं मैग्नीट्यूड में बना रहा हूं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और उसमें भी मैंने क्या रखा है, जेड कांस्टेंट। जेड क्या रखा है, अगर जेड कांस्टेंट है तो हमें पता है ई टोटल, और सबसे पहले ग्राफ बनाना है एन स्क्वायर में, फिर बनाना है ई टोटल और 1 अपॉन एन स्क्वायर में। तो आपको पता है बेटा कि मैं जेड कांस्टेंट अपने पास, तो फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं, 13.6 जेड स्क्वायर
इंटू 1/n², ये तो सारा कांस्टेंट है। तो ई टोटल कहां पर है बेटा, वाई एक्सिस पर, डब्बे वाला सारा कांस्टेंट। अब बताओ एक्स एक्सिस पे कौन है, 1/n² की n², तो n² की जगह क्या लिख दूं, x। तो कैसा ग्राफ बना, हाइपरबोला। कौन सा बना, ऐसा मैग्नीट्यूड बना रहा हूं। और अब देखो ई टोटल कहां पर है, वाई एक्सिस पर, डब्बे वाला सारा कांस्टेंट। अब बताओ एक्स एक्सिस पे कौन है, 1/n², तो 1/n² की जगह क्या आएगा, पूरे 1/n² की जगह x आया। तो ग्राफ कैसा बना बेटा, ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन। अगर वो कहता है n कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है बेटा, तो ग्राफ क्या हो जाता है, ई टोटल इक्वल टू -13.6 1/n² इंटू, और उसमें मैं मैग्नीट्यूड में बना रहा हूं तो पॉजिटिव आएगा। पहला ग्राफ बेटा आपका है ई टोटल और z² में, ई टोटल और फिर ग्राफ है बेटा ई टोटल और जेड में, ई टोटल और जेड में। तो ई टोटल कहां पर है बेटा, वाई एक्सिस पर, डब्बे वाला सारा कांस्टेंट। अब बताओ एक्स एक्सिस पे कौन है, z², तो पूरे z² की जगह क्या लिखूंगा, x। तो ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा। अब ई टोटल कहां पर है बेटा, वाई एक्सिस पर, पूरा डब्बा क्या है, कांस्टेंट। अब बताओ एक्स एक्सिस पे कौन है, z, एक्स एक्सिस पे कौन है, z, तो z की जगह क्या लिखूंगा, x। तो क्या हो जाएगा x², कौन सा बोला, हाइपर बोला। कौन सा बोला, पैरा बोला, सॉरी। बोलो कोई दिक्कत है, अगर वो कहे नहीं मुझे तो ये ग्राफ बनवाना ही नहीं है, मुझे तो ई टोटल का ही बनवाना है और माइनस में बनवाना है, मैग्नीट्यूड में नहीं बनवाना, और ग्राफ के, एक सेकंड नीचे और मिटाना पड़ेगा, नीचे बनाते हैं। ई टोटल इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इंटू z²। एन तो कांस्टेंट है आपका, लेकिन नेगेटिव में बनाओ आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ई टोटल वर्सेस जेड बनाएगी सिर्फ, मैग्नीट्यूड ना ले रखो, वैसे मॉडुलस ना लगाओ। तब क्या करेंगे, तो हमें पता है बेटा ये कहां पर है, ई टोटल का है वाई एक्सिस पे, z² का है बेटा, z², z² कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। ये सारा क्या है, कांस्टेंट, लेकिन बाहर साइन क्या है, माइनस। तो मूल बिंदु से जाने वाली क्या होगी बेटा, सरल रेखा तो होगी, लेकिन तो जितने मैंने ग्राफ बनाए वो सब क्या हो जाएंगे, सेकंड क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएंगे, सारे सारे किस में शिफ्ट हो जाएंगे, सेकंड क्वार्टर में। जब क्या होगा, नेगेटिव में बनवाएगा, किसमें बनवाएगा, सॉरी फोर्थ क्वार्टर में, सेकंड नहीं फोर्थ क्वार्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नीचे वाले क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएंगे सबके सब। कब है, जब वो नेगेटिव साइन से बनवाएगा। आगे बात समझ में, चलो जी। कल पढ़ेंगे अपन चेंज इन एनर्जी वाले, इसके सारे क्वेश्चन सल्टा ले नीरज कुमार के, जितने क्वेश्चन है ना बेटा सारे सारे सल्टा लो, कोई मत छोड़ो, ठीक है, यहाँ तक के सारे सल्टा दो।